हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त भी होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और एक नए टॉपिक के साथ में आज हम जुड़े हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कहां से हमने संविधान के प्रमुख प्रावधानों को अडॉप्ट किया है, वे सोर्सेस कौन कौन से हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। भारतीय संविधान के ऊपर जो एलिगेशंस लगते हैं कि हमारा जो संविधान है वो उधार का थैला है। आइवर जेनिंग्स जो है एक अंग्रेज अधिकारी हुए जिन्होंने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा है। आइवर जेनिंग्स का स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। भारत का संविधान उधार का थैला है। भारत के संविधान को उधार का थैला कहा है आइवर जेनिंग्स ने। ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि भारत के संविधान में लगभग 60 देशों के संविधान को अपना करके और हमारे देश का संविधान बनाया गया है। हमारी जो प्रारूप कमेटी है, प्रारूप समिति है, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके नेतृत्व में प्रारूप कमेटी ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात हमने अपना संविधान जो है वो तैयार किया है। लेकिन भारतीय संविधान क्या उधार का थैला है? उधार का थैला का मतलब है भारत के संविधान में एक भी बात खुद की नहीं है, एक भी बात मौलिक नहीं है, तमाम बातों को हमने अन्य देशों के संविधान से उधार लिया है। इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हमारा संविधान मौलिक तो नहीं है, नया तो नहीं है, लेकिन यह किसी अन्य देश के संविधान की हूबहू नकल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने एज इट इज कॉपी किया है। यह विश्व के अनेक देशों के संविधान के अच्छे प्रावधानों का भारतीयकरण है। हमने विश्व के अनेक देशों के संविधान को पढ़ा, उसकी जो अच्छी बातें थी उन अच्छे प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल किया, लेकिन भारत के संविधान में शामिल करते समय भी हमने उनका भारत की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक सुधार किया है, आवश्यक परिवर्तन किया है, यानी उनका भारतीयकरण कर दिया गया है। अब भारत के संविधान पर यदि पूछा जाए आपको कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, तो भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव आपको देखने को मिलता है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के अंदर एक एक्ट बनाया था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, और इस एक्ट के माध्यम से 1935 से लेकर के 1947 तक भारत में शासन व्यवस्था को संचालित किया गया था। इसलिए भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भी आपको इसी एक्ट का देखने को मिलता है। सर्वाधिक प्रभाव आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 का देखने को मिलता है। संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा, हमारे संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा ऐसा है, लगभग 2/3 हिस्सा ऐसा है जिस पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव है। 2/3 संविधान के 250 से अधिक अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके ऊपर भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। लेकिन कौन कौन से देश से हमने कौन कौन से प्रावधान ग्रहण किए हैं, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन से हमने कौन कौन से जो प्रोविजंस है, कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए हैं। जैसे हम बात करें तो विधि का शासन, कानून का जो राज है हमारे देश में, जो विधि का शासन है, ये विधि के शासन का प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इसके अलावा विधि के समक्ष समता, कानून के सामने सब बराबर होंगे, विधि के समक्ष समानता होगी, ये विधि के समक्ष समता की अवधारणा भी हमने ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की
प्रक्रिया, कानून बनाने की जो प्रोसेस है, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। इसके अलावा द्विसदनात्मक विधानमंडल, द्विसदनात्मक विधानमंडल यानी भारत में केंद्र और राज्य दोनों में ही जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, जो विधानमंडल है, उसके 2 सदन होंगे। द्विसदनात्मक होगा। 2 सदन का मतलब जैसे हम कहते हैं केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होती है और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है, तो ये द्विसदनात्मक जो विधानमंडल की अवधारणा है, ये भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की जो मंत्रिपरिषद होती है, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो सामूहिक रूप से विधानमंडल के निम्न सदन, केंद्र में बात करेंगे तो लोकसभा और राज्य में होगी यह विधानसभा, तो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। यह व्यवस्था भी हमने कहां से ली है? ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट की है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो संविधान में जो एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, ये एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का जो प्रावधान है या रिट जारी करने की जो शक्ति है, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। इसके अलावा हम कह सकते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है, सेशन नहीं चल रहा होता है, तब केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख 123 में है, अनुच्छेद 123 में, और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 213 में किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे महान्यायवादी का पद, अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट है, महान्यायवादी का जो पद है, जिसका उल्लेख 76 में किया गया है, आर्टिकल 76, जो कि भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, विधिक सलाहकार होता है। ये प्रणाली भी हमने कहां से, ये पद भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, और भी खूब सारी बातें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान है, वो हमने लिखा है। ये संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। ब्रिटेन के बाद में यदि हम बात करेंगे, यदि हम ब्रिटेन के बाद में बात करते हैं, तो भारत के संविधान पर एक देश के रूप में ब्रिटेन के बाद में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा तो अमेरिका का पड़ा है, यूएसए का पड़ा है। यूएसए से हमने कौन कौन से प्रावधान ग्रहण किए हैं? जैसे मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका, यूएसए के संविधान से लिया है। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा कह सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, यह भी हमने यूएसए से लिया है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता का प्रावधान भी हमने यूएसए से लिया है। और जनहित याचिका, जिसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL की जो अवधारणा है, यह भी हमने यूएसए से ली है। हम कहेंगे इसमें उपराष्ट्रपति का पद भी हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया या राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए एक शब्द हम काम में लेते हैं, वो है महाभियोग, और महाभियोग को अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है, अनुच्छेद 61 के तहत संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। इसको बोलते हैं महाभियोग प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस। ये भी कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। यदि हम बात करें
न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है, जो न्यायाधीश है, उनको हटाने की प्रक्रिया भी कहां से ली गई है? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को साबित कदाचार, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आरोप के आधार पर और संसद विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद में भारत का राष्ट्रपति हटाता है। यह हटाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, यह भी हमने कहां से ली है? यूएसए से ली है। इसके अलावा हम कह सकते हैं विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता की अवधारणा तो हमने ली है ब्रिटेन से। विधियों का समान संरक्षण जो ये कहता है, विधियों के समान संरक्षण का मतलब है समान पद पर बैठे व्यक्तियों के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। समान पद पर बैठे व्यक्तियों के साथ में जो है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा। तो विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा भी हमने कहां से ली है? यूएसए के संविधान से ली है, अमेरिका के संविधान से ली है। इसके अलावा हम कह सकते हैं प्रस्तावना की पहली पंक्ति, हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी जो उद्देशिका है, जिसको हम प्रीएम्बल कहते हैं, उसकी जो पहली पंक्ति है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पहली पंक्ति भी हमने कहां से ली है? अमेरिका से ली है। तो ये कुछ 10 पॉइंट हमने यहाँ पर लिखे हैं जो अमेरिका के संविधान से लिए गए। एग्जाम में सीधे सीधे जो है पॉइंट देते हैं आपको पूछेंगे भाई विधियों का समान संरक्षण की अवधारणा कौन से देश के संविधान से ली गई है? आंसर क्या करना है आपको? अमेरिका करना है। इसी प्रकार से यदि हम बात करेंगे कनाडा की, कनाडा से हमने कौन कौन से प्रावधान ग्रहण किए हैं? जैसे कनाडा से एक तो हमने ग्रहण किया है राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया। राज्यपाल को किस प्रकार से अपॉइंट किया जाता है? जैसे भारत में हम कैसे अपॉइंट करते हैं? तो भारत में हम अपॉइंट करते हैं केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर, और राष्ट्रपति राज्यपाल को अपॉइंट करता है। तो ये प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है, ये हमने कनाडा से लिया है। कनाडा में भी राज्यपाल यानी गवर्नर को केंद्र सरकार ही केंद्र सरकार ही नियुक्त करती है। केंद्र सरकार ही उसका चयन करती है किस राज्य में राज्यपाल या गवर्नर कौन बनेगा। तो ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, ये हमने कहां से ली है? कनाडा से ली है। इसके अलावा संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, जिसका झुकाव केंद्र की ओर हो। ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था है भारत में, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियां हैं, लेकिन ज्यादा झुकाव किस ओर है? शासन का झुकाव ज्यादा सेंटर की तरफ है, केंद्र सरकार की तरफ है। हम कह सकते हैं अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र को प्राप्त है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कह सकते हैं, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। तो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 248, जिसके तहत वे शक्तियां, वे बातें जो संविधान की 7वीं अनुसूची से बाहर है, न तो संघ सूची में लिखी हुई है, न राज्य सूची में लिखी हुई है, न समवर्ती सूची में लिखी हुई है, वे तमाम बातें, वे तमाम शक्तियां जो होगी उनको हम कहेंगे अवशिष्ट शक्तियां। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून निर्माण की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होगी। और तीसरी इसमें बात है राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति, राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 143, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143, जो ये कहता है कि राष्ट्रपति लोकहित के किसी मुद्दे पर या कोई ऐसी बात, ऐसा कोई विषय जिस पर संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता है, ऐसे विषय पर भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है, परामर्श ले सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 143 में उल्लेखित किया गया है। ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो कनाडा से हमने ग्रहण की है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन सी बातें हमने ग्रहण की है? ऑस्ट्रेलिया से हमने एक तो लिया है समवर्ती सूची का प्रावधान। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और उसमें जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची जिसके अंदर जो विषय रखे गए हैं, इसमें जितने विषय रखे गए हैं उन पर कानून निर्माण की शक्ति संघ और राज्य यानी केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को होता है अधिकार। यह समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसके अलावा संयुक्त बैठक
संसद का संयुक्त अधिवेशन या संसद की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया, आर्टिकल 108 में जिसका उल्लेख किया गया है, जब कभी भी किसी विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में बहुत अधिक विवाद हो जाता है, बहुत अधिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग बुलाता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। यह प्रावधान हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है वो प्रस्तावना की भाषा भी कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और एक आपके व्यापार वाणिज्य और समागम की अवधारणा, व्यापार वाणिज्य और समागम, व्यापार वाणिज्य और समागम, ये चार महत्वपूर्ण बातें हैं भाई जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। हम बात करेंगे सोवियत संघ रूस की, और सोवियत संघ रूस के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान ग्रहण किए हैं। सोवियत संघ रूस से एक तो हमने लिया है मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जो संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है। और एक ली गई है आपकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की अवधारणा, राजनीतिक न्याय की अवधारणा, यह भी हमने कहां से ली है? सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, दो महत्वपूर्ण प्रावधान है अपने संविधान के अंदर। एक आयरलैंड है, आयरलैंड से हमने कौन कौन से तत्व लिए हैं? तो आयरलैंड से हमने एक तो लिया है नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी, जो संविधान के भाग 4 में 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं, ये हमने लिए हैं आयरलैंड से। और इसके अलावा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को या 12 सदस्यों का नाम निर्देशन, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा आदि क्षेत्रों से। यह प्रावधान भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें। अच्छा, इसके अलावा जो है अपने संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, प्रस्तावना के जो अंतिम शब्द है अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित, प्रस्तावना के जो अंतिम 3 शब्द हैं वो शब्द भी हमने कहां से लिए हैं? वो आयरलैंड से लिए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से कौन सा प्रावधान लिया है? तो साउथ अफ्रीका से सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान लिया है, वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो प्रोसेस दी गई है आर्टिकल 368 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है, जिसके तहत भारत की संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। ये संशोधन करने की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान से ली है। और इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, ये निर्वाचन की जो पद्धति है ये भी हमने कहां से ली है? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है। अगला देश है इसमें फ्रांस, और फ्रांस से हमने एक तो लिया है गणराज्य, रिपब्लिक। भारत एक गणराज्य है, भारत अगर रिपब्लिक कंट्री है तो ये गणराज्य की जो अवधारणा है ये हमने कहां से लिया है? फ्रांस के संविधान से लिया है। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा, हमारे संविधान की जो महत्वपूर्ण अवधारणा है स्वतंत्रता, समानता व बंधुता, बंधुता की जो अवधारणा है ये अवधारणा भी हमने कहां से अडॉप्ट की है? ये फ्रांस के संविधान से अडॉप्ट की है। इसके अलावा हालांकि आगे हम और पढ़ते हैं आर्टिकल 127 जिसमें तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है। तदर्थ न्यायाधीश की ये जो अवधारणा है ये भी हमने कहां से लिया है? फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है। फ्रांस के बाद अपन देखते हैं जर्मनी। तो जर्मनी से जो एकमात्र महत्वपूर्ण प्रावधान है वो आपको ध्यान में रखना है। जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, इमरजेंसी के टाइम में, आपातकाल के दौरान
मूल अधिकारों का निलंबन। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। उन मौलिक अधिकारों का आपातकाल में निलंबन हो जाता है, यानी आपातकाल में नागरिकों से उनके मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन का प्रावधान कहां से लिया है? जर्मनी के संविधान से। और अंतिम जो है अपन बात करते हैं जापान, तो जापान से अपन ने ली है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो सिद्धांत है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत भी हमने कहां से लिया है? जापान से ग्रहण किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण देश, जिन देशों से हमने कौन कौन से प्रावधान ग्रहण किए हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही क्लासेस के साथ में हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।